आज की हमारी कहानी का संबंध देश की उन एकमात्र महिला डॉक्टर कमल विल्कू से है, जिन्होंने अंटार्कटिका में 472 दिन बिताने का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। हमारा दावा है कि यह कहानी आपको एक ऐसे रोमांच से सराबोर कर देगी जिसकी आपने कल्पना भी न की होगी। मनोहरशुक्ला.com में मैं मनोहर शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। रहस्यों से भरे अंटार्कटिका के रोमांच के बारे में डॉक्टर कमल विल्कू ने पढ़ा सुना जरूर था, अलबत्ता बर्फ के इस मायावी लोक में कभी उन्हें भी जाने का मौका मिलेगा ऐसा उन्होंने ना सोचा था, वह भी पूरे 472 दिनों के लिए। यह एक बड़ी चुनौती से कम न था जिसे डॉक्टर विल्कू ने सहर्ष स्वीकार किया था। फिर इस चुनौती के पीछे छिपे साहस, आत्मबल व अद्भुत रोमांच को वह पूरी तरह आत्मसात कर लेना चाहती थी। इसे एक सुनहरी मौका ही कहा जाएगा जो अचानक जैसे डॉक्टर कमल विल्कू की झोली में आ गिरा था। इससे पूर्व में पति के साथ रहस्यों से भरी रोमांचक जगहों पर जाने का मौका डॉक्टर विल्कू को मिलता रहा था, मगर इस दफा का अवसर तो जैसे उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा अति सुनहरा व अतलांतक उपलब्धि के रूप में रोमांचक अवसर बन गया था। यूं डॉक्टर विल्कू का इससे पहले का जीवन भी कम रोचक न रहा था। रोमांच तो जैसे शुरू ही से उनका प्रिय विषय रहा था। गुरदयाल सिंह बाहिया द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त ऑनरेरी कैप्टन थे। परिवार में उनके धर्मपत्नी श्रीमती जगजीत कौर के अलावा एक बेटा और 3 बेटियां थीं। अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आने वाली कमल का जन्म 28 अक्टूबर 1948 को शिमला में हुआ था। उस वक्त गुरदयाल सिंह बाहिया की तैनाती शिमला में थी। इसके कुछ अरसा बाद वह नागपुर स्थानांतरित हो गए और फिर जबलपुर तैनात रहे। इस तरह कमल की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नागपुर में हुई, वह अधिकांश उच्च शिक्षा जबलपुर में हासिल की। जबलपुर विश्वविद्यालय से 1967 में साइंस ग्रेजुएशन करने के बाद 1972 में यहीं के मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया। तदनंतर मेडिसिन, सर्जरी और गायनी से जुड़ी हाउस जॉब्स की। इसके बाद असम राइफल से लेकर IB तक अनेक विभागों में कमल ने डॉक्टर के रूप में नौकरी की। IB की नौकरी के दौरान वह श्रीनगर, शिमला और चंडीगढ़ में भी रहीं। इन दिनों उनकी नियुक्ति CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत दिल्ली के अशोक विहार डिस्पेंसरी में थी। इस बीच मई 1975 में कमल की शादी जबलपुर निवासी करमजीत सिंह विल्कू से हो गई थी। विल्कू उस वक्त कैप्टन थे। आर्मी की नौकरी होने की वजह से कर्नल विल्कू के हिंदुस्तान भर में अनेक जगह तबादले हुए थे। इनमें लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर के रोमांचक इलाके भी थे। डॉक्टर विल्कू ने पति के साथ ये तमाम जगहें खूब घूमी थी और यहाँ पर बसे रोमांच को आत्मसात करते हुए एक अनोखा आनंद प्राप्त करने का प्रयास किया था। यहीं से उन्हें रोमांच से भरे इलाकों में जाने का अनोखा शौक पैदा हो गया। मगर उनकी जानकारी के अनुसार रोमांच से भरे जिन इलाकों का वह आनंद ले चुकी थी, उनके आगे और ऐसा कोई क्षेत्र न था जहां पहुंच वह और अधिक रोमांच की अपेक्षा करती। लिहाजा वह यह सोचकर खुश थीं कि उन्होंने ऐसे इलाके देख लिए थे। वह अपने ढर्रे के जीवन में व्यस्त हो गईं। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। देखते देखते डॉक्टर विल्कू आधी सदी का सफर पार कर गईं। वह अपने अब तक के जीवन से पूरी तरह संतुष्ट भी थी, मगर ऐसा नहीं था। और भी ढबथे जमाने में अभी आजमाने को, जीवन के रोमांचक क्षणों की यादों को अपने में समाये डॉक्टर विल्कू उस रोज इसी विषय पर सोचती अपनी डिस्पेंसरी में मौजूद थी जब एक सर्कुलर उनकी नज़र से गुजरा। यह सितंबर 1999 की बात है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट की तरफ से जारी इस सर्कुलर में अंटार्कटिका पर जाने को वॉलंटियर आवेदन मांगे गए थे। डॉक्टर विल्कू ने अंटार्कटिका के बारे में काफ़ी पढ़ा सुना था और टीवी पर फीचर वगैरह भी देख रखे थे। हालांकि इस बीच इस तरह की जानकारियां नोटिस में आने पर कुछ एक दफ़ा उनका मन इस जगह पर जाकर वहां का अद्भुत रोमांच देखने को हुआ था, मगर वहां आम आदमी के लिए सहज रूप से जा पाना संभव नहीं था। लिहाजा यह विचार टल गया। बल्कि धीरे धीरे डॉक्टर विल्कू के ख्वाबो ख्याल से पूरी तरह बिसर भी गया था। अब यह सर्कुलर देखते ही उनकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई, जबकि उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद न थी कि उन्हें वहां जाने की अनुमति मिल जाएगी।
फिर भी उन्होंने इसके लिए रूटीन में अप्लाई कर दिया। साथ ही अंटार्कटिका के बारे में और अधिक जानकारियां हासिल करने के प्रयास शुरू कर दिए। तब उनके बेटे ने इंटरनेट के माध्यम से प्रयास करते हुए इस संबंध में तमाम विवरण डाउनलोड करके मां के सामने रख दिए। अंटार्कटिका के बारे में कुछ इस तरह की जानकारियां डॉक्टर विल्कू के रूबरू हुई। सन 1820 से पहले इस जगह के बारे में किसी को कोई जानकारी ना थी, किसी ने इसे देखा ना था। इसका एक कारण यह आंका गया कि उन दिनों चलने वाली लकड़ी की किश्ती बर्फ को काटते हुए आगे ना निकल सकती थी। 1820 के आसपास कुछ सियल, मांसाहारी समुद्री स्तनधारी जंतु शिकारियों ने इस जगह को लैंड फॉर साउथ के रूप में आंका और इस समुद्री द्वीप की संज्ञा देते हुए इस पर विचार करना शुरू किया। 1840 में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने इसके लिए राष्ट्रीय वॉयज के जरिए साहसिक यात्राएं करते हुए खोजबीन शुरू कर दी। इस खोजबीन में यह बात सामने आई कि यह एक बहुत बड़ा द्वीप था, महाद्वीप की संज्ञा से भी ऊपर। चूंकि यह आर्कटिक उत्तरी ध्रुव की विपरीत दिशा में था, इसलिए इसे नाम दिया गया एंटी आर्कटिक, जो बाद में अंटार्कटिका नाम से जाना जाने लगा। इस महाद्वीप पर सन 1895 में सर्वथा पहली दफा किसी इंसान को उतारा गया। 1897 में प्रथम विंटरिंग शिशिर काल का आयोजन किया गया। इसके साथ ही समूचे विश्व स्तर पर यह प्रतिस्पर्धा भी आरंभ हो गई थी कि कौन सबसे पहले इस महाद्वीप के मध्य भाग में पहुंचता है। दिसंबर 1911 में नॉर्वे के एमंडसेन ने यह सफलता प्राप्त कर ली। इसके बाद ठीक एक महीने बाद जनवरी 1912 में ब्रिटेन के कुछ वासियों की एक टीम ने भी साउथ पोल तक पहुंचने में अपूर्व सफलता प्राप्त कर ली थी, मगर वापसी के दौरान यह पूरी टीम काल कवलित हो गई। साउथ पोल पर जो अमेरिकन स्टेशन स्थापित है उसका नाम एमंडसेन स्कॉट होने के पीछे की भी यही दास्तान है। अंटार्कटिका को 7th कॉन्टिनेंट कहा जाता है, मगर यह यूरोपियन एवं ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपों से बड़ा है। इसका क्षेत्र 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यह एरिया अपने भारत देश के समूचे क्षेत्र से 5 गुना बड़ा बैठ जाता है। अंटार्कटिका के चारों तरफ जमा हुआ दक्षिणी महासागर है। इसका क्षेत्र पोलर समर में 2 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। ऐसा बर्फ के और अधिक मात्रा में जम जाने अथवा पिघलने से होता है। इस वजह से अंटार्कटिका को प्लेसेटिंग कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इस महाद्वीप की साउथ अमेरिका से 1000 किलोमीटर दूरी आंकी गई है। ऑस्ट्रेलिया से यह 2500 किलोमीटर के फासले पर है। साउथ अफ्रीका की दूरी 4000 किलोमीटर व हिंदुस्तान में गोवा से इसका फासला 11000 किलोमीटर बैठता है। अंटार्कटिका का 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। 2% इलाका पहाड़ी है। सबसे ऊंची पहाड़ी विरुसान मसीफ कहलाती है, जो 5100 मीटर ऊंची है। पोलर प्लेट्यू वाला क्षेत्र पोलर आइस कैंप कहलाता है और बहुत चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 2500 मीटर है, बल्कि कई जगह 4800 मीटर तक भी। उस बर्फ के बारे में सहज अनुमान लगाएं जो 4 किलोमीटर तक मोटी हो। समूचे विश्व का 90% पानी अंटार्कटिका की आइस कैंप के नीचे कैद हो गया है। हालांकि ग्लोबल सावधानी के तहत यह पिघलने लगा है। यदि यह आइस कैंप पूरी तरह पिघलकर फैल जाती है तो जमीन का समुद्री स्तर करीब 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। चूंकि हिम और बर्फ सूर्य की किरणों के समक्ष बड़े स्तर पर प्रतिबिंबित होती हैं, लिहाजा इस वजह से अंटार्कटिका इस दुनिया का सबसे ठंडा इलाका बन जाता है। यहाँ का न्यूनतम तापमान -89.6 डिग्री 1983 में रशियन स्टेशन वोस्तोक पर नापा गया था। पोलर पठार पर कम से कम टेम्परेचर सर्दी में -70 और गर्म रात में -20 डिग्री सेंटीग्रेड अक्सर रहता है। किनारे की तरफ कोस्टल क्षेत्र में टेम्परेचर का अनुपात -35 व 0 डिग्री भी आंका गया है। अंटार्कटिका को विंडिएट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। यहाँ चौंकाने वाली बर्फ की तेज आंधी अक्सर चला करती है। इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक आंकी गई है। इसकी समय अवधि भी पूरी तरह चकित कर देने वाली है। कई दफ़ा यह आंधी पूरे सप्ताह भर चला करती है और इसकी आम रफ्तार भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। साउथ पोल में 6 महीनों का दिन
और 6 महीने की रात होती है। कोस्टल एरिया में 2 महीनों का दिन होता है। ये महीने दिसंबर जनवरी हैं। सूर्य उगता भी उत्तर दिशा से है और छिपता भी उत्तर दिशा ही में है। पोलर नाइट जून जुलाई में 2 महीने लगातार अंधकार की चादर ओढ़े रहती है। पोलर नाइट के दौरान आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां खूबसूरती से कुछ इस तरह से नृत्य करती दिखाई देती हैं कि देखने वाले अत्यधिक रोमांच के साथ उन्हें बस देखता ही रह जाए। इन रोशनियों को आरोराज कहा जाता है। इन्हें दक्षिणी ध्रुव व इसके विपरीत वाले क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। चूंकि अंटार्कटिका गुंबदाकार में है, लिहाजा पोलर प्लेट्यू की आइस कैप धीरे धीरे पिघलकर परिधि क्षेत्र की ओर बढ़ती रहती है। बर्फ की इस नदी को अंटार्कटिका आइस शीट कहा जाता है जब यह पूरी खुली होती है, लेकिन जब यह कुछ पहाड़ों के मध्य फंस जाए तो यह ग्लेशियर कहलाती है। कोस्टल एरिया में पहुंच जाने पर यह ग्लेशियर फिसलकर समुद्र में चले जाते हैं। जितनी देर ये ग्लेशियर महाद्वीप से जुड़े रहते हैं, इन्हें आइस शेल्फ कहा जाता है। मगर जब ये टूटकर पूरी तरह समुद्र में चले जाते हैं तो ये आइसबर्ग्स कहलाने लगते हैं। एक आइसबर्ग की औसतन मोटाई 200 मीटर होती है। इसका 90% हिस्सा पानी के नीचे चला जाता है, यानी समुद्र में सामने से आ रहा आइसबर्ग पानी की सतह पर दिखाई देने वाले अपने अस्तित्व से 9 गुना बड़ा हिस्सा पानी के भीतर छिपाए होता है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सब ताज़ा पानी से निर्मित होता है। अंटार्कटिका में कहीं कोई भू जानवर नहीं है। पेंगुइन्स और सील्स ही प्रबल प्रधान अभयचर जंतु हैं। दूसरे प्राणी विशेष हैं पक्षी, जैसे सकुआ व पैटरैल। गर्म ऋतु में व्हेल्स भी अक्सर इस ओर को देशांतर गमन कराती हैं, मगर उनकी फूड चेन का आधार है प्राण। एक तरह की मछली से मिलता जुलता एक प्राणधारी जीव। इस जीव को इधर क्रिल कहा जाता है। समुद्री बर्फ के नीचे की काई के भरोसे यह जिंदा रहता है और इधर मिलियन टन्स के हिसाब से उपलब्ध होता है। रोजाना ढेरों खाया जाने पर भी यह कभी खत्म नहीं होता। अधिकांश पेंगुइन, सील्स और वेल्स क्रिल को ही अपनी मुख्य खुराक मानती हैं। किलर वेल व ल्यूपाइसियल मांसाहारी के रूप में आम सील्स व पेंगुइन्स के काबू में आ जाने पर उन्हें चट कर जाते हैं। एम्परर पेंगुइन को छोड़कर बाकी तमाम पक्षी सब अंटार्कटिका आइलैंड वगैरह की तरफ से माइग्रेट करके आते हैं। एम्परर पेंगुइन पूरे बरस महाद्वीप पर निवास करती है। इसका नेस्टिंग सीजन सर्दियों के पीक पोल महीने में होता है, लिहाजा इसे ही इस क्षेत्र का प्राथमिक एवं प्राकृतिक प्राणी विशेष कहा जा सकता है। दक्षिणी महासागर का शीतल पानी 40 एवं 50 की अक्ष रेखा पर दूसरे महासागरों के अधिक तापमान वाले पानी से मिलता है। नाविकों के लिए यह क्रम रोरिंग 40s एवं फ्यूरियस 50s के रूप में बदनाम है। ठंडे और गर्म पानी के आपस में मिलने पर निरंतर एक मंथन क्रिया जारी रहती है। इससे समुद्र में चलने वाले जहाज भारी परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। शुरू में पहुंचने वाले कुछ देशों ने अंटार्कटिका को 7-8 टुकड़ों में विभाजित करने का प्रयास किया था, मगर अन्य देशों ने उन्हें ऐसा न करने दिया था। वर्तमान में अंटार्कटिका स्पष्ट नो मैंस लैंड है, मगर अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत इस बात का निर्णय लिया जा चुका है कि कोई भी देश इस महाद्वीप में अपना रिसर्च स्टेशन स्थापित करने को स्वतंत्र है। यही नहीं, कोई भी देश दूसरे किसी भी देश का रिसर्च स्टेशन कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है। इस महाद्वीप पर किसी भी तरह के हथियार लाने की पूरी मनाही है। पैदाइशी जनसंख्या का कोई नामो निशान अंटार्कटिका पर नहीं है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका संबंध विभिन्न देशों के रिसर्च स्टेशनों से है और ये बदलते रहते हैं। पोलर समर में इन आगंतुकों की संख्या 3000 तक पहुंच जाया करती है, जबकि पोलर विंटर में संख्या 700 से ऊपर नहीं जाती। यहाँ के एकाकीपन का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतनी कम संख्या में लोग जिस क्षेत्र में जाकर रहते हैं वह हिंदुस्तान की सीमाओं से 5 गुना बड़े आकार में फैला है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से अंटार्कटिका तक पहुंचे प्रथम भारतीय साहसिक अभियान को 1981 में अंजाम दिया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष पोलर समर के दिसंबर जनवरी माह में साहसिक दल इस अभियान पर भेजा जाता है। पहले 2 अभियान केवल समर तक ही सीमित रहे थे। तीसरे अभियान के दौरान यहाँ पर एक मुस्तकिल इंडियन रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री स्थापित कर दिया गया था। यह 6 वर्षों तक कायम रहा, फिर यह बर्फ में दबकर नेस्तनाबूद हो गया। 8वें अभियान में हिल रेंज पर अन्य रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया। इसका नाम रखा गया मैत्री। श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में
मैत्री के सामने वाली झील का नाम प्रियदर्शनी रखा गया है। जिस हिल रेंज में मैत्री स्थापित है वह 17 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी है और यह श्रीमाचेर रेंज कहलाती है। इस रेंज में भारतीय स्टेशन के अलावा एकमात्र रशियन स्टेशन है नोवोलेजरे वाकाया। इसे संक्षिप्त नाम नोवो स्टेशन से जाना जाता है। 18वें अभियान तक भारतीय सदस्य गोवा के रास्ते 3 हफ्तों के समय में अंटार्कटिका पहुंचते रहे थे। 1999 में 19वें अभियान के दौरान पहली दफा गोवा से साउथ अफ्रीका के नगर केप टाउन के माध्यम से पहुंच की गई तो अभियान दल केवल 9 दिनों में अंटार्कटिका पहुंच गया। यह तरीका इस अभियान में होने वाले भारी खर्च में कटौती करने की खातिर किया गया था। इस वक्त भारतीय टीम में कुल 50 सदस्य हैं, जिनमें विंटर के लिए संख्या आधी रह जाती है। मैत्री में फिलहाल 25 लोगों को ठहराए जाने की क्षमता है। समर आयोजन में अभियान दल के जो सदस्य इधर आते हैं उनमें जियोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, जियोडेसी, टेक्टोनिक्स, सिस्मोलॉजी, जियोमेट्रिज्म, मीटियोरोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, अपर एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, कोल्ड एरिया इंजीनियरिंग, नॉन कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्सेज, एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी व जर्नलिज्म जैसे विषयों से जुड़े महानुभाव होते हैं। विंटर टीम में 1/3 सदस्य वैज्ञानिक होते हैं, आधे सदस्य आर्मी से लिए जाते हैं। ये लोग स्टेशन की देखरेख, पानी की सप्लाई, जनरेटर, हीटिंग, व्हीकल्स और आइस शेल्फ को सुरक्षित ले जाने के कार्यों को अपने अलग तरीके से अंजाम देने में माहिर होते हैं। टीम में प्राय सरकारी विभागों से 2 डॉक्टर लिए जाते हैं। कुक अर्धसैनिक बलों से लिया जाता है। टीम लीडर उस वैज्ञानिक को बनाया जाता है जिसे अंटार्कटिका पर पहले भी आने का व्यापक अनुभव रहा हो। इसकी नियुक्ति दिल्ली में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इंटरव्यू के जरिए करती है। उसे समूचे विंटर पीरियड के लिए रहना होता है। अब तक विभिन्न व्यवसायों से जुड़ी कुल 15 औरतें इस अभियान के जरिए अंटार्कटिका तक पहुंच चुकी हैं, मगर यह सभी समर पीरियड में ही जा पाई हैं। विंटर पीरियड में कभी कोई महिला नहीं गई। अब यदि जाती हैं तो वह इस अभियान की सर्वप्रथम महिला कहलाएंगी। इस तरह की जानकारियां सामने आने पर डॉक्टर विल्कू को उनके सहयोगियों व परिचितों ने ये कहकर डराने का प्रयास किया कि इस उम्र में अंटार्कटिका जाने का उनका फैसला मौत को दावत देने वाली बात होगी। दूसरी ओर उक्त रोमांचक जानकारियां सामने आने पर डॉक्टर विल्कू का मन जैसे अंटार्कटिका पर जाने को मचल उठा था। अभी यह तय नहीं था कि सरकारी स्तर पर उन्हें इस बात की अनुमति मिलेगी भी अथवा नहीं, मगर उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज पर एक अनोखे आत्मविश्वास के चलते अपनी तैयारी शुरू कर दी। कहते हैं जो कार्य सच्चे मन से किया जाए वह निश्चित रूप से अपने अंजाम तक पहुंचता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर विल्कू का नाम अंटार्कटिका जाने वाली टीम में शामिल कर लिया गया। आनन फानन में पासपोर्ट बनवा वांछित तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। इस तरह अंटार्कटिका जाने वाली 19वीं टीम के साथ डॉक्टर विल्कू 6 दिसंबर 1999 को दिल्ली से उड़ान भरकर मुंबई जा पहुंची। वहां टीम के अन्य सदस्य पहले से उनके इंतजार में थे। इस टीम में विंटर के लिए 24 और समर के लिए कुल 23 सदस्य थे। समर वालों को कुछ ही माह में वापस लौट आना था, जबकि विंटर वालों को एक लंबे अरसे तक वहीं रहना था। 7 तारीख की सुबह मुंबई से जोहान्सबर्ग की उड़ान भरी गई। साउथ अफ्रीका केपटाउन नगर में 2 दिन रुककर शॉपिंग वगैरह की गई। तदनंतर इधर से 9 दिसंबर की सुबह शिप से चलकर 23 दिसंबर को भारतीय खाड़ी में जा उतरे। यहां क्रिसमस मनाने के बाद पवन हंस एयरक्राफ्ट द्वारा 26 तारीख को अंटार्कटिका की धरती पर जा उतरे। प्रथम भारतीय महिला के रूप में अंटार्कटिका पर पूरे 472 दिन गुजारने के बाद 22 मार्च 2001 को डॉक्टर विल्कू वापस हिंदुस्तान लौट आई। इन 472 दिनों में उन्होंने अनोखे रोमांचक अनुभव तो प्राप्त किए ही, अपने आप को भगवान के एकदम नजदीक भी पाया। वह खुले मन से कहती हैं कि अपनी इस अनोखी अद्भुत यात्रा के बाद ईश्वर में उनका विश्वास और दृढ़ हो गया है। 52 साल की उम्र में उनका इस तरह अनूठे साहसिक अभियान पर जाकर सफलतापूर्वक लौट आना ही अपने आप में एक बड़ी सफलता है, मगर वह तो इस असीम सफलता के साथ रोमांचक अनुभवों का एक खजाना हासिल करके लौटी थी। इसके साथ ही उन्होंने हासिल किया था गजब का आत्मविश्वास। उनका कहना था कि लिंग कोई भी हो, उम्र कितनी भी हो, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। इरादा बुलंद है तो कुछ भी असंभव नहीं। घर परिवार से इतना अरसा दूर रहकर अपने जोखिम भरे साहसिक अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद डॉक्टर कंवल विल्कू एक प्रसन्नचित्त महिला बन गई थी।
अंटार्कटिका जाना रोमांच से भरे वातावरण में 16 महीनों तक रहते हुए अपनी सभी कार्य सफलतापूर्वक करके वापस लौट आने पर भी यह सब उन्हें एक सपने की तरह लग रहा था। हालांकि समुद्री मार्ग की दहशत को किसी के लिए भी भुलाना कठिन हो जाएगा। समुद्री लहरों पर बड़े बड़े आइसबर्ग कुछ इस तरह से तैरते मिलते हैं जैसे सफेद रंग का बहुत बड़ा दानव शिप को पूरा निगलने को आगे बढ़ा आ रहा हो। यूं इनसे बचाव होना जरूरी है, वरना खतरनाक दुर्घटना का भय बना रहता है। डॉक्टर विल्कू बताती हैं कि वह वहां कैंप डॉक्टर थी। सबकी सेहत का ध्यान रखना उनका अहम फर्ज था। फिर वह टीम के तमाम सदस्यों में सबसे बड़ी थीं। पूरी विंटर टीम में वह अकेली औरत थीं। वह कहती हैं कि उन्हें खुशी है कि अकेली औरत होने के नाते उन्हें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उनके सभी साथियों ने उन्हें बड़ी बहन अथवा मां जैसा सम्मान दिया। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर विल्कू की ओर से कि उन्होंने वहां पर कैसा अनुभव हासिल किया। डॉक्टर कमल विल्कू बताती हैं, अंटार्कटिका प्रवास के दौरान सबसे ज्यादा परेशान करता है अकेलापन, होम सिकनेस। मेडिकल परेशानियां यहां थोड़ी बहुत हैं। दांतों में दर्द, क्रश इंजरी, आइस बर्न, स्पाइनल इंजरी और सेबेशियस ग्लैंड बड़े हो जाने की वजह की आम शिकायतें वहां दरपेश होती हैं। मगर परेशानियों का बड़ा आधार मनोवैज्ञानिक फितरत है। ऐसे में शारीरिक बीमारियां कम, मानसिक विकारों का ज्यादा खतरा बना रहता है। फिर दिन है तो रात नहीं होने में आती, रात है तो दिन निकलने का नाम नहीं। अरोरा जब अपने यौवन पर आता है तो बड़ों बड़ों की रूह कांप जाए। फ्रोजन खाना खाने से जिस्म में कई तरह के खनिज और विटामिन की कमी आ जाती है। फिर जमे हुए खाने की तरह पानी के रूप में भी बर्फ को ही पिघलाकर पीना होता है। अदम्य साहस व भरपूर आत्मविश्वास के बिना यहाँ पर गुजर कर पाना एकदम कठिन है। हाँ, डॉक्टर अपने साथियों की सेहत का पूरा ध्यान रखता है। अगर वह खुद ही बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? टीम में 2 डॉक्टर होते हैं, जाहिर है एक के बीमार पड़ने पर दूसरा उसे संभाल लेगा। मगर कुछ एक दफा समस्याएं आई भी हैं, तब चाहे वह डॉक्टर हो या दूसरे किसी व्यवसाय से जुड़ा शख्स, उसका जीवट ही उसके काम आता है। एक दफा अंटार्कटिका पर आए एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर को अपेंडिक्स का दौरा पड़ गया। दूसरा डॉक्टर कहीं अन्यत्र गया था। तब इस डॉक्टर ने अपने साथियों के हाथों में शीशे थमाकर उन शीशों में देखते हुए अपना ऑपरेशन खुद किया था। कोई महिला साथी ना होने की वजह से मुझे कई दफा अजीब सा लगता था। शुरू में हमने परिवार से ईमेल के जरिए बात की। करीब 1 महीने बाद यह प्रणाली ठप हो गई। इसके बाद केवल फोन का सहारा रह गया था, जो कभी कभी बड़ी कठिनाई से मिला करता था। तब एकांत में मैंने पेंटिंग्स बनाना शुरू की। आज मेरे पास अंटार्कटिका में बैठकर बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स का भंडार है। इसके अलावा वक्त गुजारने को मैं मेडिटेशन का सहारा लिया करती थी। अपने इस अभियान के सफल होने में मेरे पति, बेटे बेटी और अन्य रिश्तेदारों, सहयोगियों के भरपूर सहयोग का बड़ा हाथ रहा। अंत में अंटार्कटिका पर इस तरह जाकर ठहरने के उद्देश्य की बात बता दूं। इस नो मैंस लैंड पर रहते हुए विश्व स्तर पर प्राकृतिक रहस्यों को लेकर उनकी गहराई में जाने को व्यापक खोजबीन चल रही है। इस खोजबीन में कल को अचरज भरे नतीजे सामने आ सकते हैं। मैत्री में एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। ध्रुवीय प्रदेशों की खोजबीन को लेकर खोज पर तथ्यों को दर्शाती पुस्तकों का अमूल्य खजाना है इस लाइब्रेरी में। इनके अलावा दुनिया भर की अन्य अनेक ऐसी पुस्तकें भी यहाँ हैं जिन्हें केवल एक दफा पढ़ लेने पर ही इंसान का बौद्धिक व मानसिक विकास खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अभियान टीम के सदस्य अंटार्कटिका में रहते हुए इन पुस्तकों के सहारे अपनी खोजबीन को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। यह एक विश्व स्तरीय अनोखा सत प्रयास है, जिसके परिणाम जब भी सामने आए मानवीय हित में ही आएंगे। प्रथम भारतीय महिला के रूप में अंटार्कटिका पर 472 दिन बिताकर कीर्तिमान स्थापित करने की मुझे फिलहाल इतनी खुशी नहीं, जितनी इस बात की लालसा है कि कब मैं फिर से अंटार्कटिका पर जाने का मौका हासिल कर सकूं। मेरी दिली इच्छा है कि मैं एक दफा फिर अपने रोमांचक सपनों की दुनिया अंटार्कटिका में जाकर कुछ समय और वहां बिताकर आऊं। फिलहाल मैं 2 कार्यों की योजना बना रही हूं। एक, अंटार्कटिका के सौंदर्य पर इत्मीनान से बैठकर ढेरों पेंटिंग्स बनाऊं। वहां का सौंदर्य मेरे मन मस्तिष्क पर ही नहीं, मेरी आत्मा तक पर छाया हुआ है।
मुझे विश्वास है कि कैनवास सामने रखकर ब्रश हाथ में पकड़ते ही पेंटिंग्स खुद ब खुद मेरे भीतर से निकलकर साकार रूप लेंगी। दूसरे अपनी इस अद्भुत यात्रा पर पुस्तक लिखने का मेरा विचार है। डॉक्टर कमल विल्कू के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने इन दोनों कार्यों को अंजाम दें, ताकि manoharshukla.com पर हम उनका भी प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद।